हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। जो कल पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि क्या होता है। देखिए, हमने कल पढ़ा था तो उसका रिवीजन कर लेना है थोड़ा सा कि अष्टफल की है संकुल जो अष्टफल की संकुल होता है उसे अंग्रेजी में हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्रा सॉरी ऑक्टाहेड्रल। क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ये होता है। ठीक है, अष्टफलकीय संकुल में सबसे पहले हमारा कक्षक आता है डी कक्षक। क्या आता है? डी कक्षक। ठीक है, आप जानते हैं डी कक्षक क्या होता है? जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो सके, यानी कि जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे जा सके। ठीक है, जिसमें पूरे 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सके उसी को हम डी कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? डी कक्षक। जैसे कि ये है। ठीक है, आपको पता है ये पूरा डी कक्षक है। सही है, इसे हम कहते क्या है? डी जनरेटिव ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? डी जनरेटिव ऑर्बिटल। ठीक है, कल हमने पढ़ा था इसके बारे में, डी जनरेटिव ऑर्बिटल। अब देखिए, ये कक्षक तो 5 हैं। डी ये डी कक्षक है पूरा। ठीक है, डी कक्षक में कितने खाने होते हैं? 1 2 3 4 5। ये क्यों होते हैं खाने? ये इसलिए होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कितने? 10, मैक्सिमम 10। ठीक है, तो एक में कितने पेयर होता है? एक पेयर होता है। एक पेयर होगा तो 10 10 5 में 10 भरे जाएंगे। ठीक है, तो इनके सबके नाम क्या होते हैं? एक्स वाई, डी एक्स वाई इसे बोलते हैं, डी वाई जेड इसे बोलते हैं, डी जेड एक्स इसे बोलते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसे बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, इनके ये सबके नाम है। ये इनके सबके नाम है। ये इसका कक्षक है, ये कक्षक है, ये कक्षक है, और ये कक्षक है। ये सबके इनके नाम। इनकी सबकी आकृति अलग अलग बन रही थी। कल हमने देखा था कि इनकी आकृति भी बन रही थी अलग अलग। देखिए, देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एक्स वाई, एक्स यहां लिखते हैं, वाई यहां लिखते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डंबल होते हैं, यानी इन दोनों के बीच में जो हमारे आकृति बनती है, इस तरीके की बनती है। ठीक, किसकी तरह बन रही है? जो आपने जिम में डंबल देखे होंगे उसकी तरह, इस तरीके से घूम रही है। यानी कि वाई की तरफ, एक्स की तरफ, दोनों तरफ आकृति बन रही। ठीक है, इसी तरीके से यहां वाई, यहां जेड। ठीक है, इस तरीके से इसमें भी बनेगी। ठीक है, और यहां क्या होगा? यहां एक्स और जेड, यहां पे भी इसी तरीके की आकृति बनेगी। ठीक है, पर थोड़ा सा इसमें चेंज होता है। ये तो आकृति बिल्कुल सेम है, ये तो आकृति बिल्कुल सेम है तीनों की। ठीक है, ये इस आकृति को हम क्या बोलते हैं? इस आकृति को हम बोलते हैं कि अक्ष के मध्य। ये कहां बन रही है? अक्ष के मध्य। अक्ष के मध्य ही तो बन रही है, अक्ष के मध्य ही तो बन रही है ये आकृति। ठीक है, ये तीनों आकृति अक्ष के मध्य है। ठीक है, यहां आते हैं तो यहां एक्स, यहां वाई, यही तो है। ठीक है, तो ये आकृति हमारी बनती है इस तरीके की। ये आकृति हमारी इस तरीके की बनती है।
ये इस तरीके की अक्ष पर ही बनती है ये आकृति। किस तरीके से बनती है? अक्ष पर ही, ठीक है। और यहां आकृति बनती है Z, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले तो ये आकृति होगी इसकी, ये, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं कि इसके चारों तरफ हम कुछ लिपटे दें तो उसी की तरीके से यहां इस तरीके से लिपटे दिया जाता है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। आपको समझ में आ चुका होगा कि इन तीन कक्षकों की आकृति ये है और लास्ट की दो कक्षकों की आकृति ये है, ठीक है, ठीक है। ये अक्ष पर है, पर अक्ष पर ही तो है, ठीक है, अक्ष पर है, इसके भी, ठीक है। यहां तक तो हमने अच्छी तरीके से देख लिया था। ये देखिए, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि आपका जो अष्टफलकीय होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, किस तरीके से होता है। देखिए, यही तो है, ठीक है। यहां मान लेते हैं एल लिगेंड यहां है, एल लिगेंड यहां है, एल लिगेंड यहां, एल लिगेंड यहां है, ठीक है। इधर से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, इधर से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, और इधर से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, और इधर से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और एक ऊपर से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा होगा, और एक नीचे से, ठीक है। जब हम इसको एक्स एक्सिस मानेंगे, मान लेते हैं इसको एक्स एक्सिस मान लिया हमने, एक्स अक्ष, इसको एक्स अक्ष माना, ठीक है, इसको एक्स अक्ष माना, तो ये हमारा वाई अक्ष होगा, ये वाला वाई अक्ष होगा, नहीं होगा, ठीक है, वाई अक्ष, अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष होगा। और जब ये वाई अक्ष होगा तो ये जेड अक्ष होगा, ठीक है, ये जेड अक्ष होगा। इनके सबके बीच में जो एंगल होता है वो 90 का होता है मेरे प्यारे दोस्तों। आप कहेंगे कैसे, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा ये स्ट्रक्चर है, यही तो है, इनके बीच में क्या 90 है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। किसी की डायगोनल हम खींचते हैं, ये 3D है, किसी के डायगोनल हम खींचते हैं तो उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है ये एंगल 90 का होगा, ये वाला, उन दोनों के बीच में एंगल होता है वो 90 का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वक्त की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ठीक है। देखिए, मान लेते हैं ये हमारा एक कॉपी है और इसकी मदद से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। और देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इनके ऊपर जो लगा हुआ है वो जेड एक्सिस है। तो मान देख लीजिए कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में जब ऐसे एंगल बनेगा तो भी 90 का होगा यहां पर, ठीक है। और ऊपर से बढ़ रहा है जेड एक्सिस का, वो भी 90 का, देखो आप ऊपर देखिए, और एक नीचे लगा हुआ है इस तरीके से, ये अष्टफलकीय होता है, ये अष्टफलकीय होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। तो आपको इससे क्या समझ आया, इनके सबके बीच में जो एंगल होता है 90 का होता है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये जेड एक्सिस होता है, ठीक है, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ चुका होगा। ठीक है, देखिए अब हमें तो ये लगता है कि ये पांचों कक्षक बराबर एनर्जी उत्पन्न करते हैं, यानी कि जो 5 कक्षक है बराबर एनर्जी उत्पन्न करते हैं, ना कोई ज्यादा ना कोई कम, ठीक है। पर वो लगता है तो होता नहीं है। जैसे देखिए, ठीक है, इन दोनों की अपेक्षा
ये 5 कक्षक हैं, इसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके की एनर्जी उत्पन्न करते हैं? देखिए, ये जो शुरू के 3 कक्षक हैं, वो शुरू के 3 कक्षक और शुरू के लास्ट के 2 कक्षक, लास्ट के 2 कक्षक है, वो इस तरीके की एनर्जी उत्पन्न करते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्रिस्टल, क्षेत्र, विपाटन, क्रिस्टल, क्षेत्र, विपाटन, ठीक है। ये 3 कक्षक जो शुरू वाले 3 कक्षक है, इसे बोलते हैं T2G और इसे बोलते हैं EG। इसे क्या बोलता है? T2G, इसे बोलता है EG, ठीक है। इन दोनों में जो एनर्जी का बंटवारा होगा, जो 2 कक्षक होंगे लास्ट वाले, होंगे ऊपर वाले, वो ज्यादा एनर्जी उत्पन्न करेंगे अपेक्षा इनकी, ठीक है। मान लेते हैं कि लास्ट वाले जो कक्षक है हमारे, वो 0.6 डेल्टा नॉट एनर्जी उत्पन्न करते हैं, तो ये वाले कक्षक उत्पन्न करेंगे 0.4 डेल्टा नॉट, ठीक है। इस तरीके से ये 0.6 डेल्टा नॉट उत्पन्न करते हैं, तो ये वाले उत्पन्न करेंगे 0.4 डेल्टा नॉट, ठीक है। यानी कि इससे ये कम उत्पन्न करेंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल ना करें, करते हैं, पर इससे ये कक्षक कम उत्पन्न करेंगे, ठीक है। इन्हें दूसरी भाषा में लिख सकते हैं 3/5 और 2/5 डेल्टा 0 डेल्टा नॉट, ठीक है। इस तरीके इन दोनों के कक्षक के बीच में जो ही यही एनर्जी का डिफरेंस होता है, यानी कि एनर्जी का अंतर होता है कि जो नीचे वाले कक्षक है वो ऊपर वाले की अपेक्षा कम एनर्जी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये नीचे वाले कम एनर्जी उत्पन्न करते हैं, ऊपर वाले ज्यादा एनर्जी उत्पन्न करते हैं। तो इससे हमें अच्छे से समझ में आ चुका होगा, आपका जो कल वाला रिवीजन था पूरा हो चुका है। और अब आगे, इससे आगे हम पढ़ेंगे कि इससे आगे क्या होता है। तब तक के लिए आपने ये देख लिया होगा, एक बार और देख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम पढ़ेंगे प्रबल लिगेंड क्या होते हैं और दुर्बल लिगेंड क्या होते हैं, ठीक है। देखिए आपने अभी पढ़ा था ठीक है, इसमें 2 कक्षक पढ़े थे आपने, एक ज्यादा एनर्जी उत्पन्न कर रहे थे और एक कम, ठीक है। यही तो पढ़े थे। ठीक है, अब देखिए प्रबल लिगेंड में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि इसकी एनर्जी क्या थी? Eg, ठीक है, और इसकी एनर्जी क्या थी? T2G था, ठीक है। इन दोनों में जो एनर्जी का गैप था, वो इस तरीके से था कि मान लेते हैं ये 60 डेल्टा नॉट था और मान लेते हैं ये 40 डेल्टा नॉट था, ठीक है। ये 60, ये 40, ठीक है। इन दोनों में एनर्जी का गैप ये था। तो आप बताइए कि जब इनमें पेयर होंगे, जब इनमें पेयरिंग होगी, पहले तो इसमें पेयरिंग होगी, ठीक है। इसमें जब इनमें एक एक बार पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है, तो आप एक बात बताइए कि पेयरिंग के लिए जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा इसी कक्षक को पकड़ेगा या ऊपर जाएगा? देखिए आप जानते हैं कि कोई इंसान ये चाहता है कि मेरे पर भार कम से कम पड़े, जो मेरे ऊपर भार है वो कम से कम पड़े, और मैं भार के लिए ज्यादा क्यों उठाऊं? मैं तो उठाऊंगा नहीं, ठीक है। तो इस कक्षक पर भार कितना पड़ रहा है? 40, और एक कक्षक पर भार कितना पड़ रहा है? 60, ठीक है। तो ये चाहेगा ना कि यहीं पे मैं दूसरा पेयर बनाऊं इसी के साथ, मैं दूसरे में जाने के क्यों सोचूं? मैं नहीं सोचूंगा, ठीक है। तो यहां ये करेगा, यही पेयर बना लेगा इस तरीके से, ठीक है, यही पेयर बना लेगा। तो आप इसका ये मतलब है प्रबल लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग करते हैं। प्रबल लिगेंड क्या होते हैं? वो प्रबल लिगेंड होते हैं, वो पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग अपनी तरफ से ही करते हैं, ठीक है।
युग्मन ऊर्जा ऊर्जा ग्रेटर होती है डेल्टा नॉट क्रिस्टल विपाटन ऊर्जा के। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाली ऊर्जा ये ग्रेटर होगी तो हमारा इलेक्ट्रॉन हमेशा युग्मन ऊर्जा के पास ही, जो युग्मक यानी कि जो पेयर बना रहा है वो ऊर्जा कम होती है, वो ऊर्जा कम है, हमारी युग्मन ऊर्जा कम है, इसलिए जो डेल्टा क्रिस्टल विपाटन ऊर्जा है वो ज्यादा है। डेल्टा क्रिस्टल विपाटन ऊर्जा वो ज्यादा है, इसकी ऊर्जा कम है, तो जहां ऊर्जा कम होगी वहां हमारा पेयर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करने की कोशिश करेगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है पेयरिंग करने की कोशिश करेगा, और जहां ऊर्जा ज्यादा होगी वहां पेयरिंग नहीं करेगा। क्यों अपनी एनर्जी एक्स्ट्रा में खर्च करेगा? वो जहां एनर्जी कम होगी वहां पेयरिंग करेगा, जहां एनर्जी ज्यादा होगी वहां पेयरिंग नहीं करेगा। इसका मतलब आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि पेयरिंग कहां होगी। ठीक है, तो प्रबल लिगेंड में आपको ये समझ में आ चुका है पेयरिंग कहां होगी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसे पहचानना कैसे है कि कौन सा मतलब जो हमारी लिगेंड है, कौन कौन से लिगेंड पेयरिंग करते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन से दुर्बल लिगेंड है। ठीक है, तो इसकी मैं एक टेबल बनवा दूंगा आपको इससे बाद में, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं दुर्बल लिगेंड में कि ठीक है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए जो इन दोनों का एनर्जी का गैप है, इन दोनों का एनर्जी का गैप है, वो हमारा दुर्बल लिगेंड में यहां 30 होता है, मान लेते हैं 30 डेल्टा नोट, और यहां 70 डेल्टा नोट, तो किसकी एनर्जी ज्यादा हुई? ठीक है, यहां एक एक पेयर तो करेगा, वो एक एक पेयरिंग करेगा। ये कहां होता है? दुर्बल लिगेंड में एक एक पेयरिंग तो करेगा, तो वो कहां भागेगा? वो ऐसा तो नहीं है कि यहां 70 के लिए डबल यहां लगाएगा, नहीं, यहां खाली कक्षक होगा वहां लागेगा, तो यहां पर पेयरिंग करेगा वो, यानी कि यहां पेयरिंग यहां करेगा, यहां पे मतलब जो जोड़ा नहीं बनाएगा, यहां पेयरिंग करेगा। तो इसके लिए क्या है, जो पाई है हमारा, पाई के लिए क्या कहते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पाई है हमारा वो ग्रेटर होगा डेल्टा नॉट से। ठीक है, यानी कि डेल्टा नॉट कम है और जो हमारा पाई है वो ग्रेटर होगा। ठीक है, डेल्टा नॉट से। तो इसमें क्या समझ में आया कि युग्मन नहीं होगा, यहां क्या नहीं होगा? युग्मन। ठीक है, यहां युग्मन नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो डेल्टा की वैल्यू है, डेल्टा नॉट की वैल्यू है कम होगी ऊपर वाले में, इसलिए डेल्टा नॉट की वैल्यू नीचे वाले में ज्यादा होगी, इसलिए यहां पेयर ना करके ऊपर ही पेयर करता है, वो ऊपर ही पेयरिंग करता है, यहां पेयरिंग ना करके। ठीक है, ऊपर ही पेयरिंग करता है, इसलिए ये अनपेयर्ड रह जाएंगे, ये युग्मन नहीं करते हैं। दुर्बल लिगेंड होते हैं वो अनपेयर्ड रहते हैं, और जो प्रबल लिगेंड होते हैं पेयरिंग करते हैं। और आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, आप इससे पहले समझ रहे होंगे कि ये पेयरिंग अनपेयरिंग किस तरीके से होती है, किसके बेस पर होती है। तो इस लेक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से पेयरिंग और अनपेयरिंग होती है। ठीक है, यहां तक बता लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए हमने लिखा है, पहले ही लिख लिया था, इसलिए देखिए डेल्टा नॉट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। आपने पीछे पढ़ा है कि डेल्टा नॉट को प्रभावित कौन कौन से कारक कर सकते हैं। देखिए जो प्रबल लिगेंड होते हैं, आप जानते हैं पेयरिंग कहां होती है? जहां प्रबल लिगेंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पेयरिंग करने की क्षमता कम होगी तो यहाँ आसानी से पेयरिंग कर लेगा, यहाँ पेयरिंग करने की क्षमता कम होगी तो आसानी से पेयरिंग कर लेगा, यानी कि पेयरिंग के लिए कम एनर्जी की जरूरत है तो आसानी से पेयरिंग कर लेगा। दुर्बल लिगेंड में क्या होता है? पेयरिंग करने की क्षमता ज्यादा, यानी कि पेयरिंग
जो कर रहा है उसके लिए बहुत कठिनाई होगी पेयरिंग करने में, डबल लिगेंड की पेयरिंग करने में कठिनाई होगी। तो यहाँ ध्रुव लिगेंड में ये पेयरिंग नहीं कर पाता, डेल्टा नॉट की वैल्यू कम होती है, यहाँ डेल्टा नॉट की वैल्यू कम होती है, इसलिए पेयरिंग नहीं कर पाता। यहाँ अनपेयर्ड होता है, अयुग्मत होते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ युग्मत होते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रबल लिगेंड में युग्मत होते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ ध्रुव लिगेंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मत होते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, देखिए मैंने आपके लिए बताया था कि मैं कुछ ऐसे कंपाउंड बता दूंगा आपको कि कौन कौन से दुर्बल होते हैं, कौन कौन से प्रबल होते हैं। ठीक है, देखिए श्रेणी है ये IBr, SCN, Cl, S सल्फर, F फ्लोरीन, OH हाइड्रोक्साइड, C2O4, H2O। ठीक है, ये I से लेकर H2O तक सब वीक लिगेंड होते हैं, दुर्बल लिगेंड होते हैं। ये क्या होते हैं? दुर्बल लिगेंड। ठीक है, I से लेकर H2O तक दुर्बल लिगेंड होते हैं ये हमारे, और उसके बाद H2O से आगे वाले जो होते हैं वो प्रबल लिगेंड कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? NCS, एडेटा, NH3, EN, CnCO। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? प्रबल लिगेंड, जो कि मैंने आपको सब बता दिए। ठीक है, आप इसका भी स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, आप इसका भी EN का भी स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सब प्रबल लिगेंड होते हैं। और आप जानते हैं प्रबल लिगेंड किस तरीके से कार्य करते हैं? प्रबल लिगेंड पेयरिंग करते हैं, और जो दुर्बल लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्रबल लिगेंड ये सब पेयरिंग करने वाले लिगेंड होते हैं, और ये सब अनपेयरिंग करने वाले लिगेंड होते हैं, ये पेयरिंग नहीं करते हैं। ठीक है, आगे आता है तीसरा पॉइंट कि जो हेलोजन होते हैं हमारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, जो परमाणु दाता होते हैं, यानी कि परमाणु को देने वाले दाता होते हैं। ठीक है, तो ये दुर्बल लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं? ये दुर्बल लिगेंड होते हैं। जो परमाणु को आसानी से दे सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से दे सकता है, तो ये क्या? दुर्बल लिगेंड होते हैं। ठीक है, वीक लिगेंड होते हैं, ये युग्मन नहीं करेगा। सही, तो जो दुर्बल लिगेंड होता है युग्मन नहीं करेगा, यहाँ युग्मन नहीं होता है, यहाँ युग्मन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये दुर्बल है इसलिए यहाँ युग्मन नहीं होगा। और चौथा पॉइंट आता है CN, P और N दाता परमाणु, यानी कि ये दाता परमाणु होते हैं, आसानी से लिगेंड दे देते हैं, यानी कि दाता परमाणु होते हैं। ये मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी होती है कि मतलब जाने देता है, यहाँ दाता परमाणु होते हैं, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, यानी कि CPN, तो ये प्रबल लिगेंड होते हैं, ये युग्मन होगा, इनके साथ युग्मन होता है, इनके साथ नहीं होता है। ये दुर्बल लिगेंड होते हैं, ये प्रबल लिगेंड होते हैं, इसलिए इनके साथ युग्मन होता है। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। ठीक है, दो स्पेशल पॉइंट है। देखिए, जब C2O4 और H2O के साथ, C2O4 और H2O के साथ क्या होता है? जो कोबाल्ट होता है हमारे सामने, कोबाल्ट के सामने यह प्रबल लिगेंड होते हैं, ये कोबाल्ट के सामने दोनों ही क्या होते हैं? प्रबल लिगेंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कोबाल्ट के सामने ये क्या होते हैं? प्रबल लिगेंड। ये दोनों क्या होते हैं? कोबाल्ट के सामने प्रबल लिगेंड होते हैं। तो प्रबल लिगेंड होंगे तो ये क्या करेंगे? पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, ये पेयरिंग करते हैं। और इधर नीचे आ जाते हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। NH3 कोबाल्ट के सामने प्रबल लिगेंड होता है, जो NH3 होता है। ठीक है, NH3 कोबाल्ट के सामने प्रबल लिगेंड होता है, और NH3 क्रोमियम के सामने दुर्बल लिगेंड होता है। NH3 ही क्रोमियम के सामने दुर्बल लिगेंड होता है। ठीक है, NH3 क्रोमियम के सामने दुर्बल लिगेंड होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ चुका होगा कौन सा प्रबल लिगेंड है, कौन सा दुर्बल लिगेंड है। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यहां तक बता लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए जब हमारा जेफ बढ़ता है, केंद्रीय परमाणु का लिगेंड से आकर्षण होता है। ठीक है, जो केंद्रीय परमाणु है वो केंद्रीय परमाणु का लिगेंड से आकर्षण, या जो लिगेंड है उससे आकर्षण होता है। जेफ बढ़ेगा तो जेफ की ताकत क्या होती है? केंद्रीय परमाणु। जेफ बढ़ेगा तो लिगेंड जो होता है, जब जेफ बढ़ेगा तो केंद्रीय परमाणु अपनी ओर उसे खींचेगा, फोर्स बढ़ेगा तो जो लिगेंड है तेजी से केंद्रीय परमाणु की ओर आएगा, लिगेंड है तेजी से परमाणु की ओर आएगा। उसके बाद लिगेंड एवं डी कक्षकों में प्रतिकर्षण हो जाएगा, यानी कि लिगेंड एवं डी कक्षक होते हैं, उनमें प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण से डेल्टा नॉट की वैल्यू बढ़ेगी। प्रतिकर्षण से क्या होगी? डेल्टा नॉट की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, डेल्टा नॉट की वैल्यू बढ़ेगी। इससे आपको यह समझ में आ चुका होगा कि जब जो जेफ बढ़ता है
तो जो केंद्रीय परमाणु है अपनी ओर लिगेंड खींचने की कोशिश करता है, और लिगेंड खींचने की कोशिश करता है तो डी कक्षकों में प्रतिकर्षण बनता है। जो डी कक्षक होते हैं उनमें प्रतिकर्षण बनता है, एक दूसरे में प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। एक दूसरे को अपनी ओर मतलब से विपरीत ओर खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए, इसका मतलब है कि जो डी है 3D है, 3D से ज्यादा प्रबल होगा 4D, 4D से ज्यादा प्रबल होगा 5D, बहुत ही प्रबल, सबसे ज्यादा प्रबल होगा 5D, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यदि कोई 4D या 5D श्रेणी का केंद्रीय परमाणु आ जाए तो सभी लिगेंड प्रबल की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है। 4D या 5D का कोई भी परमाणु आ जाए, यानी कि 4D या 5D का कोई भी परमाणु आ जाए तो आपको पता है कि 3D से ये भी ज्यादा प्रबल है, ये बहुत ज्यादा प्रबल है, ठीक है। इनमें से कोई सा में से कोई परमाणु आ जाए तो सभी जो लिगेंड है किसकी भांति वो करेंगे, मतलब व्यवहार करेंगे, किसकी भांति, एक प्रबल की तरह व्यवहार करेंगे, प्रबल की भांति व्यवहार करेंगे, यानी कि एक मजबूत स्ट्रॉन्ग की तरह व्यवहार करेंगे और अच्छे से वो पेयरिंग करेंगे, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये लेक्चर यहीं खत्म होता है और ये आपका चैप्टर भी यहीं खत्म होता है, ठीक है। आपका चैप्टर खत्म हो चुका है और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। और तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। और ऐसे ही लगे रहिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।